नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारा जो EORO का सिलेबस है उसके पार्ट बी के कुछ नियमों के बारे में। जो नियम हम बात कर रहे थे, जिस पर चर्चा जारी थी, वो था कि राजस्थान का नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009। उस पर जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कुल 22 नियम थे और नियम 1 से लेकर 11 हम अपने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में देख चुके थे और समझ चुके थे। आज हम जो शेष नियम है 12 से लेकर के 22 तक के जो अगले 11 नियम हैं उनको पढ़ेंगे और मैं प्रयास करूंगी कि इन नियमों को इसी क्लास में, बस इसी एक सेशन में पूरा करवा दूं। और प्रयास क्या, ये लगभग हो भी जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे से हैं, बहुत ही संक्षिप्त हैं और सरल भी है, उतने ही आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो मैं चर्चा करती हूँ आगे के नियमों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर एक बार जो पिछला सेशन था उसका एक फास्ट रीकैप कर लिया जाए, एक रैपिड रिवीजन अगर हम करें तो ताकि ठीक रहेगा, आपको ध्यान में रहे कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या कंटिन्यूशन में था, क्या क्या देख लिया था, क्या छूट रहा है। तो उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009। इसमें हमने जो देखा था, मैं बिल्कुल भी विस्तार से बात नहीं करूंगी। पहला जो नियम था वो था संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का संक्षिप्त नाम, जैसा कि मैंने ऊपर लिख ही दिया है, वो है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009। और उसके बाद था उसका प्रारंभ कब हुआ, तो वो तिथि आपको ध्यान में रखनी थी। 11/11/2009 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ और तभी से ये प्रारंभ हुआ था। ये था नियम 1। नियम 2 जो था वो पारिभाषिक शब्दों के बारे में था। हमने 5 पारिभाषिक शब्द पढ़े थे। एक था अधिनियम। अधिनियम से ये तात्पर्य था राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 से। उसके बाद हमने पढ़ा था बैठक। बैठक क्या होगी, जो धारा 51 है नगरपालिका एक्ट की, और धारा 51 और 52 उन्हीं के साथ ही पठित धारा जो 337 थी, उसमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ही तो ये नियम जो थे वो बनाए गए थे। तो यहाँ पर बैठक से तात्पर्य होगा धारा 51 के अनुसार आयोजित बैठक से होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रस्ताव से क्या तात्पर्य है। प्रस्ताव से तात्पर्य था कि नगरपालिका के सदस्यों द्वारा विचारार्थ रखा गया कोई संकल्प भी हो सकता है या संशोधन या प्रस्ताव, तो वो प्रस्ताव की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था नगरपालिका के बारे में। नगरपालिका से तात्पर्य केवल नगरपालिका से ही यहाँ नहीं है। ये नियम कहते हैं कि यहाँ पर नगरपालिका से तात्पर्य नगर निगम से भी होगा, परिषद से भी होगा और बोर्ड से भी होगा। और अंतिम जो पारिभाषिक शब्द था जो हमने पढ़ा था वो था पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन हो सकता है, वो अध्यक्ष भी हो सकता है। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा, यानी जो बैठक को चेयर करेगा। और उन दोनों की अनुपस्थिति में किसी अपरिहार्य कारण से वो नहीं है मौजूद, तो ऐसी स्थिति में सदस्य ही अपनों में से किसी एक को चुनकर पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तो ये था नियम 2 पारिभाषिक शब्द। इसके बाद में हमने पढ़ा था नियम 3। नियम 3 था नगरपालिका की बैठक। नगरपालिका की बैठक के बारे में हमने देखा है कि सामान्य 2 तरह की बैठकें हो सकती है। एक तो होती है साधारण बैठक। साधारण बैठक के लिए हमने ये समझ लिया था कि जो बैठक आयोजित होगी 60 दिन में एक बार होगी, 60 दिन में एक बार होगी, अथवा 1 वर्ष में न्यूनतम 6 बार बैठक आयोजित की जानी चाहिए। इसके बाद में हमने बात की थी विशेष जो बैठक होती है उसके बारे में, काफ़ी डिटेल से बात की थी, लेकिन अभी मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी। वो ये था कि कोई भी विशेष बैठक किसी भी लोक महत्व यानी पब्लिक इंटरेस्ट के या किसी अति आवश्यक कार्य के लिए आयोजित की जा सकेगी। आयोजित करने का तरीका क्या रहेगा, तो जो कुल सदस्य है 1/3 सदस्य भी अगर मिलकर एक प्रस्ताव लाते हैं कि ये फला फला अति महत्व का एक विषय है जिस पर एक बैठक आयोजित की जाए, तो उस प्रस्ताव पर जो नगरपालिका का अध्यक्ष होगा वो 7 दिन के अंदर
बैठक आयोजित करेगा। अगर वो 7 दिन में फेल होता है तो अगले 10 दिन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी फिर बैठक आयोजित करेगा, जो कि नगर पालिका के कार्यालय में आयोजित होगी। पीठासीन अधिकारी उसको चेयर करेगा। और फिर हमने एक बिंदु ये भी पढ़ा था कि अगर पीठासीन अधिकारी चाहे तो आम जन को बुला भी सकता है, और अगर लगे कि नहीं कोई गड़बड़ हो सकती है उनको बुलाने से, तो वहां पर वह उन्हें आने में, मीटिंग में आने से रोक भी सकता था। तो ये था इसका नियम 3। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नियम 4, जो था बैठक की सूचना के बारे में था। सूचना जो दी जाएगी उसमें समय, तारीख, कौन सा स्थान है और उसका एजेंडा, यानी दिन, समय, स्थान और एजेंडा, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। और उसमें हमने एक चीज ये भी देखी थी कि जो साधारण बैठक है तो उसकी सूचना 6 दिन पहले, और जो विशेष बैठक अगर बुलाई जा रही है तो उसकी सूचना 48 घंटे पहले दी जानी चाहिए, जो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी। और जो नगरपालिका के सदस्य उनको घर पर अथवा कार्यस्थल पर डाक से अथवा किसी अन्य प्रचलित माध्यम से उनको सूचित किया जा सकता है। तो ये था नियम 5। इसके बाद में हम देखते हैं नियम 6। नियम 4 था ये। नियम 5 पे हमने पढ़ा था कार्य सूची के बारे में, यानी मीटिंग में क्या एजेंडा रहेगा, किन बातों पर मीटिंग आयोजित की जाएगी। तो ये एजेंडा तैयार किया जाएगा, कार्य सूची तैयार की जाएगी, जो किसके द्वारा तैयार की जाएगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मान लीजिए एजेंडे के अनुसार बुलाई गई बैठक में कोई महत्व का, कोई अति महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाता है, तो जो उपस्थित सदस्य है वो एक संकल्प पारित करके, अध्यक्ष की अनुमति से संकल्प पारित करके उस बिंदु को शामिल करने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं, और अध्यक्ष फिर उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसमें कार्य सूची में शामिल करेगा। ये था नियम 5, जो हमने अपने पहले जो पिछले सेशन है उसमें पढ़ा था। उसके बाद में आता है नियम 6। नियम 6 कहता है प्रश्न पूछने के बारे में, यानी कैसे, किन मामलों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया था कि प्रशासनिक विषयों से जुड़े ही प्रश्न नगरपालिका सदस्यों द्वारा पूछे जा सकेंगे, और जो अध्यक्ष होगा वह 15 दिन के अंदर प्रशासनिक विषय और 15 दिन के अंदर लिखित में उत्तर देगा। एक विशेष बात यहाँ थी कि अगर 15 दिन में वो लिखित उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो फिर अगली साधारण बैठक में मौखिक में उत्तर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में था अगला जो नियम था वो था गणपूर्ति, यानी कोरम का। नगर पालिका में कोई बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य उपस्थित होने आवश्यक है, अनिवार्य है, और लगभग 1 घंटे तक उनके लिए इंतजार किया जाएगा। और नियम 8 है, वो कहता है कि अगर नगर पालिका के जो उस बैठक में जब तक कोरम की पूर्ति नहीं हो रही है और जो उपस्थित सदस्य हैं वो अगर ये सहमति प्रदान करे कि चलो अगले 1 घंटे तक और इंतजार कर लेते हैं, तो वो 1 घंटे और इंतजार नियम 8 के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन वो इंतजार नहीं करते हैं तो उन उपस्थित सदस्यों की सहमति से फिर अध्यक्ष उस जो सभा है, उस बैठक को स्थगित कर सकता है और अगली जो मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसकी भी तिथि, सूचना, समय जो भी है वो घोषित कर सकता है। तो ये था नियम 8। नियम 9 में हमने देखा था विनिश्चय के बारे में, यानी कि निर्णय के बारे में। किसी भी बैठक में अगर कोई ऐसा विषय आता है, कोई प्रस्ताव या संकल्प आता है, तो उस पर निर्णय किस प्रकार से किया जाएगा। तो वो हमने ये देखा था कि जो उपस्थित और जो मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्य हैं, यहाँ हमने एक विशेष इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी कि सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो नगर पालिका द्वारा एज अ विशेषज्ञ के रूप में एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त करने के लिए बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर विनिश्चय जो है वो कैसे किया जाएगा, उपस्थित और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के एक मत से
या बहुमत से निर्णय किया जाएगा। और जहां मान लीजिए न एक मत बन पा रहा है न बहुमत बन पा रहा है, यानी कि 50-50 की कंडीशन है, यानी बराबर तो समर्थन के लोग हैं और बराबर ही उसका विरोध करने वाले हैं प्रस्ताव का, तो ऐसी स्थिति में विनिश्चय यानी निर्णय किस प्रकार से होगा, तो हमने यह जान लिया था कि यहाँ पर फिर जो पीठासीन अधिकारी है वो अपना निर्णायक मत देगा। तो ये था नियम 9। नियम 10 के बारे में जानते हैं। नियम 10 ये था कि जो वोटिंग यहाँ पर हुई, अभी वोटिंग की बात जो हमने करी यानी मत देने का तरीका, तो वोटिंग किस प्रकार से की जाएगी, कोई बैलेट वो जो पत्र नहीं है, वोटिंग मशीन नहीं है, इसके लिए सिंपल सा ये तरीका हमने अच्छी तरह से समझ लिया था कि हाथ खड़े कर लिए जाएंगे। हाँ में हाथ खड़े करने वाले लोगों की काउंटिंग कर ली जाएगी और ना में हाथ खड़े करने वाले लोगों की काउंटिंग कर ली जाएगी और बाद में उनका रिकॉर्ड भी लिखा जाएगा और रिकॉर्ड में बाकायदा उनकी गिनती लिखी जाएगी, इतने लोग हाँ में थे और इतने लोग ना में थे, और साथ में ही उनके नाम भी लिखे जाएंगे कि हाँ वाले ये लोग थे, ना वाले ये लोग थे। ये था नियम 10। और इसके बाद था नियम 11। अंतिम नियम जो हमने पढ़ा था वो था कार्यवृत्त के बारे में, यानी मिनट्स के बारे में। यहाँ पर हमने पिछले सेशन में कार्यवृत्त और कार्यसूची का अंतर भी देखा था कि कार्यवृत्त मीटिंग से पहले तैयार किया जाता है और कार्यसूची जो है वो मीटिंग से पहले तैयार की जाती है और कार्यवृत्त बाद में तैयार किया जाता है। तो जो मिनट्स है वो 3 दिन के भीतर नगर पालिका अधिकारी है, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे, 3 दिन के भीतर तैयार किए जाएंगे। हिंदी और देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में तैयार किए जाएंगे। और इसके साथ ही ये जो हैं उनमें सभी सारवान तथ्यों का सम्मिश्रण होगा। सारवान तथ्य जो मीटिंग में लिए गए थे वो सभी बिंदु यहाँ पे शामिल होंगे। और अंत में हमने देखा था पीठासीन अधिकारी व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। साथ ही हमने देखा था कि इसकी कॉपी जो है वो निदेशक को, उप निदेशक को और कलेक्टर को और निगम के आयुक्त को भी प्रेषित की जाएगी। और अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी उन निर्णयों में अगर है, राज्य सरकार के आदेशों के प्रतिकूल कोई टिप्पणी है, तो नगरपालिका का अधिकारी अपना अभिमत करते हुए वो जो प्रस्ताव है राज्य सरकार के समक्ष अग्रिम निर्देशार्थ भेजेगा। तो यही था राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम का पार्ट 1 जो हम पिछले वीडियो में देख रहे थे। और अभी हम एक रैपिड रिवीजन कर रहे थे नियम 1 से नियम 11। मैं मानती हूँ आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं नियम 12 की। वो बोलने पर कुछ रोक लगाता है। यानी इसमें कुछ सर्टेन ऐसे रेस्ट्रिक्शंस के बिंदु बताए गए हैं कि इन मामलों पर बोलने पर, यानी कि भाषण देने पर, प्रश्न पूछने पर, इन मामलों पर रोक रहेगी। तो वो ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं या ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं जहां पर आपको बोलने से रोका जा सकता है। अच्छा, रोकने का पहले हम ये जाने कि उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य यही है कि ताकि उसका जो सदन का, नगरपालिका का जो बहुमूल्य समय है उसको नष्ट होने से बचाया जा सके, अथवा तो ये है कि ओवरऑल जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सदन की गरिमा को बनाए रखें। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा बिंदु हो सकता है। तो पहला वो ये है कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी सदस्य या खुद अध्यक्ष ही क्यों ना हो, वो किसी भी कोर्ट में लंबित यानी कोर्ट में पेंडिंग मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा। पहला जो बिंदु है वो यही है कि अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, तो उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। और बड़ी वाजिब सी ही बात है कि निर्णय देने का अधिकार वास्तव में कोर्ट का है। तो हम जज नहीं है, जज कौन है? कोर्ट है। तो यहाँ पर
किसी भी मामले पर आपको किसी को दोषी करार करने का या फिर निरपराध घोषित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास में है, तो इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी ना हो। दूसरा जो बिंदु वो है वो ये है कि नगरपालिका अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी नगरपालिका के सदस्य के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी कोई भी किसी पर, चाहे अध्यक्ष हो चाहे नगरपालिका के सदस्य हो, वो आपस में कोई पर्सनल कमेंट्स पास नहीं करेंगे। तीसरा बिंदु है कार्यवाही के संचालन पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। कौन सी कार्यवाही? कोई भी कार्यवाही हो, चाहे नगरपालिका के सदन की कार्यवाही हो या विधानमंडल के सदन की हो या संसद की कार्यवाही हो, उस पर कोई भी टिप्पणी, किस प्रकार की टिप्पणी, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है, संतापकारी, जो कि नियम की भाषा में है संतापकारी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते, कोई भी कष्टकारी, दुख देने वाली या कोई गलत टिप्पणी जिससे कोई आहत हो जाए, है ना। तो ऐसी, भाई वहां तो उस सदन में देखो वहां तो ऐसे चल रहा है, तो इस तरह की कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं की जाएगी। अगला जो बिंदु है वो ये है कि मानहानि के शब्द नहीं कहे जाएंगे। और इसके साथ ही ये भी है कि आप ऐसी भाषा का या ऐसे शब्दों या कथनों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे नगरपालिका के कार्य संचालन में बाधा पैदा हो, है ना। तो ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं जिससे नगरपालिका के कार्य संचालन में बाधा पैदा हो। ठीक है। अगला जो बिंदु है जहां पर बोलने पर कुछ रोक है वो ये है कि एक व्यक्ति किसी प्रस्ताव पर सिर्फ एक बार बोल सकता है। ऐसे नहीं कि वो बोले ही जा रहा है, तो बार बार बोलने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ एक बार बोले, हाँ वो दोबारा बोल सकता है, लेकिन कब? जब उससे किसी प्रश्न का उत्तर पूछा जाए, तो प्रश्न का उत्तर पूछने पर वह दोबारा जरूर बोल सकता है। एक व्यक्ति एक प्रस्ताव पर बार बार नहीं बोलेगा। ठीक है। और अंतिम जो बिंदु है, अंतिम जो रोक है वो ये है कि अगर कोई सदस्य नगरपालिका के जो पीठासीन अधिकारी, जो अध्यक्ष है, अगर वो उसके निर्देशों की पालना नहीं करता या अवज्ञा करता है, तो पीठासीन अधिकारी अगर चाहे तो उस व्यक्ति को बोलने के लिए रोक सकता है कि अब आप नहीं बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ कि अगर एक सदस्य है वो बार बार बोले जा रहे हैं, किसी बिंदु पर बोलना था लेकिन उस पर नहीं बोल रहे हैं और अनर्गल कहानियां बताए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि सदन का जो समय है वो नष्ट हो रहा है, वो बेकार में जा रहा है। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी उन्हें कह सकते हैं कि भाई महोदय अब बंद कीजिए, अब आपका समय सीमा आपकी समाप्त हो रही है। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई सदस्य किसी के लिए मानहानि के शब्द ले रहा है, कोई गलत वर्ड यूज कर रहे हैं या कोई मतलब कि अभद्र टिप्पणी या व्यक्तिगत टिप्पणी अगर की जा रही है, तब भी जो पीठासीन अधिकारी है वो उनको रोक सकता है और कह सकता है कि भाई आपका जो भाषण है, आपकी बातें ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, अब आप चुप रहिए। या ऐसे भी कर सकता है कि वो उस सदस्य को भाग लेने से, बैठक में भाग लेने से मना भी कर दे, रोक भी दे। तो ये था नियम 12 जो कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस बताता है कि भाई इन मामलों में बोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी द्वारा रोका जा सकता है, या इस तरह से आपका जो भाषा, आपका व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि जिससे सदन की गरिमा है, उसकी मर्यादा है, वो बनी रह सके। तो ये था नियम 12। बढ़ते हैं नियम 13 की ओर। भाषणों की अवधि निर्धारित की गई है। नियम 13 जो है वो भाषण की अवधि, यानी कोई सदस्य कितना टाइम तक बोल सकता है, तो ये इसके द्वारा कुछ उसकी एक अवधि निर्धारित की जा सकती है। यहाँ पर नियम 13 के अनुसार
पीठासीन अधिकारी है उसी को ये अधिकार होगा कि वो किसी सदस्य को भाषण के लिए कितना टाइम देवे। तो वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ये डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वो सामने सारी बैठक हो रही है, वो उसको देख रहा है कि भाई कितना टाइम हो गया, अब कितना टाइम बचा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग समय सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर बोलते ही जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहानियां चुटकुले सुनाते जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताने लग जाते हैं। तो ऐसे में सदन की कार्यवाही लंबी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाए, या फिर अगर एक ही व्यक्ति इतना बोलता बोलता रहेगा तो फिर बाकी सदस्यों को बोलने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए अवसर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को ये पावर है कि वो अपने विवेक से, पीठासीन अधिकारी को अधिकार है विवेक से, कि वो अपने विवेक से भाषण का समय निर्धारित करे। अगर किसी सदस्य को बोलते बोलते ज़्यादा देर हो गई है तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी बहुत ही शालीन तरीके से उनको कह सकता है कि भाई आपको बोलते हुए काफ़ी समय हो चुका है, अगले 1 मिनट में आप अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए। तो ये था नियम 13 जो भाषणों की अवधि के बारे में पीठासीन अधिकारी के विवेक को डिस्क्राइब करता है। बढ़ते हैं नियम 14 की तरफ। नियम 14, नियम 14 जो है वो है कोई धनीय हित, धनीय है ना, धन का हित, धनीय हित सिद्ध हो तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में ये बताता है। नियम 14 ये कहता है कि अगर पीठासीन अधिकारी को ये पूरा विश्वास हो जाए कि किसी प्रस्ताव को पारित करने से किसी सदस्य को कोई निजी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो जो निजी स्वार्थ है वो धन का स्वार्थ है, उससे उसको धन का लाभ हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी उस सदस्य को उस प्रस्ताव पर विचार देने से अथवा वोट देने से रोक सकता है। ये नियम 14 ही बात करता है। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि पीठासीन अधिकारी है, अगर उसको पूर्ण विश्वास हो जाए कि किसी प्रस्ताव को पास करने से एक सदस्य को धन का लाभ हो रहा है, उसका निजी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, उसे रोक सकता है। किस चीज से रोक सकता है? उस प्रस्ताव पर विचार देने से, चर्चा करने से, ठीक है, या फिर उस प्रस्ताव के लिए वोट देने से पीठासीन अधिकारी उस सदस्य को रोक सकता है। अब इसको एक सिंपल से मैं एक एग्जांपल में बता सकती हूँ, जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उस हिसाब से, या मैंने जो प्रक्रिया एक बार देखी है वो ऐसे है कि मान लीजिए आप एक स्कूल में अध्यापक है और आपका ही कोई भाई या बहन वो उसी में एक स्कूल में एक प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, तो वो उस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो आपके प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं कि उनको मालूम चल गया है, किसी ने बता दिया है या कैसे भी मालूम उनको चल गया है कि आपका भाई बहन इस एग्जाम में पास दे रहा है, तो हो सकता है कि आप उनको कुछ बता दे, कुछ हिंट दे दे, तो ये कोई आपका मेलाफाइड इंटेंशन वहां पर हो सकता है। तो ऐसा अगर प्रिंसिपल साहब को लग जाए तो आपकी ड्यूटी उस कक्ष से अथवा उस विद्यालय से हटाकर कहीं और लगा दी जा सकती है, या हो सकता है कि आपको ड्यूटी से मुक्त भी कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति होती है, अक्सर हमने देखी होगी। यही बात नियम 14 में कही गई है कि अगर पीठासीन अधिकारी को कहीं से ये विश्वास हो जाए कि ये जो मैं प्रस्ताव पारित कर रहा हूं, मान लीजिए कोई एक मैं ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करना है और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक सदस्य का ही भाई या परिवार का सदस्य है, तो इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने से तो उनको सदस्य को धन का लाभ होगा और सदस्य निश्चित रूप से ऐसा चाहेंगे कि वो प्रस्ताव पारित हो जाए ताकि उनको लाभ हो जाए। अगर कहीं पर ऐसा पीठासीन अधिकारी का विवेक अगर इस बात पर सहमत होता है या विश्वास होता है उनको, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि उस सदस्य को
रोक सकते हैं विचार देने से अथवा वोटिंग करने से। तो ये था नियम 14, सिंपल सा ही था। बात करते हैं नियम 15 की। नियम 15 का जो टाइटल है वो है दिन का कार्यक्रम। अब जितने भी आगे आ रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे से ही नियम आ रहे हैं। दिन का कार्यक्रम, नाम से ही स्पष्ट है, दिन के जो कार्य है उनका एक क्रम निर्धारित किया जाएगा। जो नगरपालिका की बैठक हो रही है या जो उसके कार्य संचालन है उसके पूरे दिन का एक क्रम निर्धारित किया जाएगा, एक कार्यों की सूची बनाई जाएगी और उसी सूची के अकॉर्डिंग ही दिन के सारे कार्य किए जाएंगे। तो ये था दिन का कार्यक्रम नियम 15। बात करते हैं नियम 16 की। नियम 16 ये बताता है बैठक में किए जाने वाले कार्य, यानी बैठक में कौन से कार्य किए जाएंगे। अभी हमने नियम 15 में ही पढ़ा था दिन के कार्यों की सूची, यानी दिन के जो भी कार्यक्रम होंगे उनके लिए एक क्रम, एक निश्चित पूरा तय किया जाएगा कि कब किसका क्या उसका सीरियल नंबर आना चाहिए। एकदम क्रम से सारे कार्य किए जाते हैं, सूची बनाई जाती है, कार्य सूची। उसी सूची के अकॉर्डिंग ही कार्य किए जाते हैं। अगर कोई विषय जो कार्य सूची में शामिल नहीं है उन पर कार्य या उन पर चर्चा नहीं की जाएगी, जो नहीं है उन पर नहीं की जाएगी। फिर से देख लीजिए नियम 16, बैठक में किए जाने वाले कार्य कौन से होंगे, जो कार्य सूची में शामिल होंगे। जो विषय कार्य सूची में शामिल है उन पर कार्य किया जाएगा, जो नहीं है उन पर कार्य नहीं किया जाएगा। नियम 17 ये बताता है, इसके साथ ही देखते हैं। नियम 17 है निलंबन के बारे में, कि अगर बैठक का निलंबन करना हो तो वो कौन सी स्थितियां होगी जब बैठक का निलंबन किया जा सकता है या कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 बिंदु इस नियम में हमको देखने को मिलते हैं। पहला ये है कि निलंबन कौन करेगा, ठीक है, तो जवाब है पीठासीन अधिकारी। अगला है कब तक करेगा, तो वो किसी भी समय या तारीख तक, किसी भी तारीख तक, समय तक कर सकता है। अच्छा, निलंबन की स्थिति आई ही क्यों, तो किस कारण से निलंबन कर सकता है। अगर मीटिंग में, बैठक में अव्यवस्था पैदा हो गई है तो फिर बैठक का निलंबन किया जा सकता है। फिर से समझ लीजिए, नियम 17 है, निलंबन के बारे में है, जो ये कहता है कि पीठासीन अधिकारी बैठक में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर किसी भी समय या तारीख तक उस बैठक को स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। इसलिए नियम 18 है, इसी से ही जुड़ा हुआ है और साथ में ही देखते हैं। नियम 18 ये कहता है कि निलंबन हो ही ना, इसलिए व्यवस्था बना के रखो। जो नियम 18 है वो कहता है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पीठासीन अधिकारी है, बस इतना सा इस नियम में कहा गया है कि पुलिस का सहयोग भी ले सकता है, ताकि जो व्यवस्था है उसमें कोई खलल ना पैदा हो और व्यवस्था बनी रह सके, जो बैठक है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। तो ये था नियम 18। बात करते हैं नियम 19 की तरफ। नियम 19, विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति। यानी नगरपालिका के जो पीठासीन अधिकारी है वो किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं।
हमने पूर्व में जब नियम 9 पढ़ा था विनिश्चय, तो वहां पर विशेषज्ञों की जिक्र हुई थी, वो इस मामले में हुई थी कि कोई भी प्रस्ताव जब आता है तो उस पर निर्णय कैसे किया जाएगा। और तब ये बात सामने आई थी कि जो उपस्थित सदस्य हैं और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्य हैं, उनके एक मत या बहुमत से किसी प्रस्ताव पर निर्णय किया जा सकता है। और फिर हमने इस बात को समझा था कि किन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है, और तभी ये वहां पर ये खुलासा हुआ था कि कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी होते हैं जिनको आमंत्रित किया जा सकता है उनकी राय के लिए, उनकी एक्सपर्ट सलाह के लिए। यहाँ पर उसी को ही हम अलग से देख रहे हैं नियम 19 के रूप में, जो ये कहता है कि पीठासीन अधिकारी, विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति किसके पास में है? पीठासीन अधिकारी के पास में। तो पीठासीन अधिकारी अगर चाहे तो इनको बुला सकता है, लेकिन वो कौन होंगे? वो कोई भी हो सकते हैं, सरकार के तकनीकी, जैसा कि नियम में बताया गया, सरकारी के तकनीकी और जो विधिक अधिकारी हो सकते हैं उनको बुला सकता है, या अन्य कोई विशेषज्ञ भी वो हो सकते हैं। बुलाने का पर्पज क्या है? उनकी राय या सलाह या उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। लेकिन जो खास बात थी ध्यान देने वाली वो ये थी कि ये राय और सलाह तो दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। मत देने का अधिकार इन्हें नहीं है। तो यहाँ पर ये काफी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। विशेषज्ञ राय और सलाह के लिए आते हैं, मत देने का अधिकार इनके पास में नहीं है। तो ये था नियम 19। नियम 20 बहुत ही छोटा है, सिंपल सा है। 20 के अनुसार जो भी नगरपालिका की बैठकें हैं वो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही आयोजित की जाएगी। यानी जो भी बैठकें बुलाई जाएंगी वो जैसा राज्य सरकार गाइड करे, जैसा वो निर्देश प्रदान करे, उसी के अनुरूप आयोजित की जाएगी। ज़्यादा विस्तार की यहाँ कोई संभावना नहीं है। नियम 21 देखते हैं। नियम 21 ये कहता है कि नगरपालिका के जो भी रिकॉर्ड्स है, यानी जो कार्यवाही, बैठकों की कार्यवाही के कोई रिकॉर्ड है या फिर मतलब जो मिनट्स है या अन्य कोई अभिलेख है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? नियम 21 ये तय करता है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ही होगी। यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी का दायित्व होगा कि वो सभी रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे। साथ ही अंतिम और जो नियम है लास्ट 22, उसको भी देख लेते हैं। 22 है निरसन और व्यावृत्ति का यानी इससे पहले जो नियम थे, नगरपालिका के जो नियम थे 1974 के, तो वो इस नियम 22 के द्वारा निरस्त किए जाते हैं, यानी हटाए जाते हैं। और उन नियमों के स्थान पर अब कौन से नियम लागू हो रहे हैं? राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 वो लागू किए जाते हैं। तो नियम 22 के अनुसार निरसन होगा 1974 वाले नियमों का, और ये जो नए नियम है कार्य संचालन नियम 2009 वो अब लागू किए जाते हैं। तो इसी के साथ ही जो हमारा ये चैप्टर था राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, एक काफी महत्वपूर्ण सा ही चैप्टर कह लीजिए इसको, वो इस सेशन में यहाँ पर समाप्त होता है। आप अपनी तैयारी सजग होकर करते रहिए। अगले किसी सेशन में, अगले वीडियो में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। तब तक शुभकामनाएं और धन्यवाद।